हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम आपको ओम्स लॉ पढ़ाएंगे। न सिर्फ ओम्स लॉ बल्कि हम आपको ओम्स लॉ का लिमिटेशन बताएंगे। ओम्स लॉ के हेल्प से ड्रॉ होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो ग्राफ होता है जिसको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं वो ड्रॉ करके दिखाएंगे। और साथ में वीआई ग्राफ से रजिस्टेंस को कैलकुलेट करना भी बताएंगे कि वीआई ग्राफ के हेल्प से आप रजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ा ही बेसिक सा लॉ है ओम्स लॉ, और बड़ी सिंपल सी बात बताता है कि कोई भी कंडक्टर है, अगर उस कंडक्टर का मतलब जो कंडक्टर है, अगर कंडक्टर का के क्रॉस जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अगर कोई कंडक्टर कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखा हुआ है, वो कंडक्टर अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखा हुआ है, मतलब कि जो फिजिकल कंडीशन है, जो फिजिकल कंडीशन है वो फिजिकल कंडीशन सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा। फिजिकल कंडीशन सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा। फिजिकल कंडीशन का ज़्यादा मतलब टेम्परेचर से है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उस कंडक्टर में फ्लो करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस कंडक्टर में फ्लो करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यही लॉ जो होता है हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ होता है। कि कोई भी कंडक्टर है, अगर वो कंडक्टर ऐसे जगह पर रखा हुआ है कि उसके क्रॉस उसके चारों तरफ टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब फिजिकल कंडीशन सेम है, ठीक है ना। जहां पर तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो भाई, वहां पर फिजिकल कंडीशन सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उस कंडक्टर में बहने वाले करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो जब जो प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है तो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को एलिमिनेट करते हैं तो वहां पर हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पर हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर लगाया, आर लगाया, ठीक है ना। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने यहाँ पर आर लगाया है, ये आर क्या कहलाता है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, पहले समझे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस के बारे में जानना है कि रेजिस्टेंस क्या होगा तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में हमने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल ओम्स लॉ आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी कंडक्टर है, अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी फिजिकल कंडीशन सेम है, कांस्टेंट बता के सेम कह देते हैं, फिजिकल कंडीशन सेम है, बदल नहीं रहा है, तो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस कंडक्टर में बहने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो V इक्वल्स टू आर आई आया, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया जो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। यही है आपका ओम्स लॉ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में, करंट वाला चैप्टर में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठेंगे तो ऑलमोस्ट 75 to 80% सवाल तो इसी से सॉल्व होता है। चाहे तुम केवीएल लगाओ, चाहे तुम केसीएल लगाओ, हर बार तो तुमको ओम्स लॉ ही यूज़ करना पड़ता है ना। ठीक बात है कि नहीं है। तो चलो देख लेते हैं आगे कि ठीक सर ये चीज़ समझ में आ गया, लेकिन ओम्स लॉ का कुछ लिमिटेशन देखते हैं एक एक करके। जितना भी हमने आपको बताया कि क्या क्या हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो पहले हमने आपको ओम्स लॉ बता दिया, अब इसका थोड़ा सा लिमिटेशन समझ लेते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, सबसे पहला लिमिटेशन तो यही है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये अप्लाइड नहीं हो पाएगा, है ना। तभी अप्लाई होता है जब टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी ओनली अप्लाइड व्हेन टेम्परेचर सर क्या हो आपका, कांस्टेंट हो। अगर गलती से टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो आपका ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा, पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन जानिएगा, जितने भी नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं, क्या होती हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस, जैसे कि डायोड हो गया, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया, कोई सेमी कंडक्टर मटेरियल हो गया, तो इसमें जो है ना ओम्स लॉ जो है ना, ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में स्ट्रेट लाइन मिलता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन जो नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं उनके लिए अप्लाई ये नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। किसके लिए, समझो ध्यान से थोड़ा सा। नॉट एप्लीकेबल फॉर, एक डिवाइस होता है डायोड, एक डिवाइस होता है ट्रांजिस्टर, एक जो जैसे कोई भी सेमी कंडक्टर मटेरियल हो गया, कोई भी सेमी कंडक्टर मटेरियल हो गया, तो इन सब को बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। ये सब जो है ना नॉन ओमिक डिवाइसेस है, डायोड ट्रांजिस्टर ये सब है, ये सब नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं, क्योंकि इसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। इनका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने पर स्ट्रेट लाइन ना मिलकर कर्व लाइन मिलती है, इसीलिए हम इसको नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे दो लिमिटेशन, सिर्फ अप्लाई होता है तभी जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और एप्लीकेबल नहीं होगा, हाँ एप्लीकेबल नहीं होगा डायोड में, ट्रांजिस्टर में, सेमी कंडक्टर में, मतलब जो नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और जो इस रिजल्ट से जो ग्राफ ड्रॉ होता है उसको बोलते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, वीआई
कैरेक्टरिस्टिक्स, जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ होता है। तो अगर इस VI ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये यहाँ पर वोल्टेज है और यहाँ पर करंट है, और दो क्वांटिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक बात है ना। ग्राफ जो यहाँ पर मिलेगा, ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर इसके पीछे की मैथ तुम देखोगे तो यार देखो V इक्वल्स टू RI है, प्लस 0 बना दे, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ पर आप सकते हैं y इक्वल्स टू क्या, mx प्लस c, इंटरसेप्ट कितना है 0, और याद रखो c इंटरसेप्ट किस पर होता है, y एक्सिस पर होता है। तो इंटरसेप्ट नहीं है मतलब ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, देयर इज नो इंटरसेप्ट। तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, x के प्लेस पर करंट है और y के प्लेस पर क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये m क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप के प्लेस पर क्या है, रेजिस्टेंस। थोड़ी देर में उसके बारे में बताते हैं। हम ये बताना चाह रहे थे कि v इक्वल्स टू RI को जब हम y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कर रहे हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल रहा है। जो हमें इक्वेशन मिल रहा है वो यहाँ पर हमें किसका इक्वेशन मिल रहा है, कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल रहा है। भैया जो यहाँ पर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसी ग्राफ को बोलेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स। VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा, जिसमें कि VI कर्व कैसा होता है, VI ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, समझ गए। इसी ग्राफ से आप चाहें तो स्लोप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि आप अभी देखिए कि सर हमारा मेन इक्वेशन तो V इक्वल्स टू RI था, प्लस 0 हमने आपको समझाने के लिए किया उसको। फिर इसको हमने y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर किया तो हमने देखा कि जो x तो I एक्सिस हो गया, ठीक, y जो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सिस हो गया। तो स्लोप किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है। इफ इट इज अ VI ग्राफ, अगर वोल्टेज और करंट का ग्राफ आपको दिया है, अगर आप उसका स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्या आपको स्लोप कैलकुलेट करना आता है, नहीं आता तो हम आपको सिखा देते हैं। देखिए सर, अगर आपको स्लोप कैलकुलेट करना है, पहले आप थोड़ा सा जगह बना लेंगे। आप उसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसको ले सकते हैं, अदरवाइज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है सर, ठीक, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, इस चीज को हटा देते हैं थोड़ा। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम VI ग्राफ ड्रॉ करेंगे और VI ग्राफ की मदद से हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। बड़े ध्यान से आप समझेंगे तो ही समझ में आएगा। ये देखिए कि हमारा VI ग्राफ हो गया, VI ग्राफ हो गया, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया। अब इस ग्राफ से अपने को रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले इस पूरे ग्राफ पर एक रैंडमली एक पॉइंट ले लो, जो कर्व है ना उस पर एक पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं सर। ये वाला पॉइंट ले लिए, ठीक। यहाँ से एक हमने वर्टिकल लाइन खींच दिया, ये लाइन हमने क्या खींच दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया। सपोज दिस एंगल इज सर थीटा, ये एंगल मान लें क्या है आपका सर, थीटा है। तो एक बात बताओ, ये वाला लेंथ तुम किस एक्सिस पर जाके नापोगे, वोल्टेज एक्सिस पर। भाई इस वाले लेंथ को नापने के लिए तो तुमको वोल्टेज एक्सिस पर जाना पड़ेगा, तो हो ना हो ये पक्का पोटेंशियल डिफरेंस देगा आपको। इस वाले लेंथ को नापने के लिए आप किस एक्सिस पर जाएंगे, करंट एक्सिस पर जाएंगे, तो हो ना हो सर ये पक्का क्या देगा हमको, करंट देगा। तो ये हमको ये वाला लेंथ से हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, इस वाले लेंथ से हमको क्या मिल गया, करंट मिल गया। अच्छा ये देखो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बना है क्या। जो बच्चे नहीं जानते उनको हम बता दें कि स्लोप जो होता है वो किसके बराबर होता है सर, टैन थीटा के बराबर होता है। जहां पर थीटा जो होता है वो एंगल होता है फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो घड़ी के विपरीत ऐसे जा रहा है, ये देखो घड़ी के विपरीत ऐसे जा रहा है, तो थीटा एंगल होता है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये देखो घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा है भी, और स्लोप हमेशा किसके बराबर होता है, टैन थीटा के। तो जरा थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा लेते हैं कि सर टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। तो सर हम तो जानते हैं टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर इसका मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर तो V होगा, क्योंकि भाई इस लेंथ को पोटेंशियल डिफरेंस पर जाके नापोगे तो हो ना हो पोटेंशियल डिफरेंस की तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, तो परपेंडिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस है। बेस क्या है बताएं सर, आपका बेस आपका क्या है, करंट है। और बताइए अभी आपने थोड़ी देर पहले ओम्स लॉ पढ़ा जिसमें कि V इक्वल्स टू क्या पढ़ा आपने, IR पढ़ा। तो बताओ V अपॉन I किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। यानी जो V अपॉन I आ रहा है ये किसके बराबर है, R के बराबर। तो तुम समझे, अगर तुम्हारे पास VI ग्राफ है तुम उस VI ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर लो, तो VI ग्राफ का स्लोप तुमको क्या दे देगा, सिंपली रेजिस्टेंस दे देगा। अगर आप VI ग्राफ ले लें और VI ग्राफ का अगर आप स्लोप कैलकुलेट कर लें तो स्लोप क्या दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा। ठीक है ना। तो अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको थीटा दिया है, अगर मान लीजिए एक बार के लिए आपको थीटा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे tan थीटा निकाल लो भाई। अगर तुम्हें थीटा मान लो फॉर एग्जांपल यहीं पर दे दिया था, वो 45 डिग्री दे देता और बोलता बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, तो भाई आर हमने देखा कि सर ये VI ग्राफ है, एंड इफ इट इज अ VI ग्राफ देन स्लोप विल गिव अस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो भाई ये और एंगल का ध्यान रखोगे एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक में, तो सर वो तो 45 दिया है, तो tan 45 की वैल्यू 1 ओम, रेजिस्टेंस कितना आ गया इसका, 1 ओम आ गया।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वी आई ग्राफ अगर दिया है तो आप इसका सिंपली स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। हाँ, अब अगर थीटा नहीं दिया होता तब क्या करते, तो हमने बताया कि भाई एक यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन खींच लो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ये लेंथ तुमको भाई, ये तो ग्राफ आपको दिया रहेगा तो आप इस कोई भी पॉइंट कहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे के पूरे ग्राफ पर पॉइंट कहीं भी मान सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू चूज करिए जिसमें कैलकुलेशन आसान हो, देखना आसान हो। तो सर ये देखिए सर, ये लेंथ आपको यहाँ से मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप यहाँ V रखेंगे। ये लेंथ आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ पर रखेंगे। और V/I कर दीजिए, R आ जाएगा। इन भाई tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि वोल्टेज और करंट को डिवाइड करिए, यहाँ से इसको और इसको निकाल के डिवाइड करिए, क्या मिल जाएगा आपको, R मिल जाएगा। तो अगर थीटा रहेगा तो सीधे निकल जाएगा tan थीटा पे, और अगर थीटा नहीं दिया है तो कोई एक पॉइंट मान के हम ट्रायंगल बना के tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लेंगे, हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्या कहते हो यार, समझ में आया? ठीक है ना, सिंपल है, साधारण है। लेकिन इसमें एक चीज और है, मान लो यार इसी ग्राफ को, चलो थोड़ा सा इस ग्राफ पे थोड़ी बात कर लेते हैं। ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक हमने आपको बता दिया। वी आई ग्राफ की जगह अगर मान लीजिए, अच्छा सर यहाँ देखिएगा ये वी आई ग्राफ है, वोल्टेज और करंट। अगर मान लो एक बार के लिए आपको आई वी ग्राफ दिया है तो क्या करेंगे कि भाई इस एक्सिस पर करंट कर दिया, इस एक्सिस पर वोल्टेज कर दिया, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आई वी ग्राफ हो गया, तो आई वी ग्राफ भी तो होगा तो स्ट्रेट लाइन ही, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। तो अब इसमें कैसे स्लोप को कैलकुलेट करेंगे, सर ये ग्राफ आ गया तो कैसे स्लोप निकालेंगे, इसका क्या मिलेगा इसके स्लोप से वो भी देख लो। इसके स्लोप से क्या मिलेगा वो भी देखो, थोड़ा अटेंटिव रहेंगे, 2 मिनट का समय और देंगे हमको। ये देखिए सर, ये पॉइंट हमने ले लिया, ग्राफ पर कहीं भी पॉइंट ले लो, ऐसा पॉइंट लो जिसकी वैल्यूज कुछ सिंप्लीफाइड मिले, पॉइंट वाइज ना मिले, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो कोई भी पॉइंट ले लो, ये ऐसे वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा ठीक है सर, ये देखिए थीटा, हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप में थीटा कैसे होता है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाके। तो सर इसको हमने थीटा ले लिया। कोई बच्चा ये बताएगा हमको कि सर ये वाला लेंथ अगर हमको नापना है तो हम किस एक्सिस पर आएंगे, करंट एक्सिस पर आएंगे। तो ये लेंथ पक्का हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। अगर हमको ये लेंथ नापना है तो हम किस एक्सिस पर आएंगे, वोल्टेज एक्सिस पर आएंगे। तो ये पक्का लेंथ हमें क्या मिल जाएगा, वोल्टेज। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो कुछ ना कुछ करंट की ही वैल्यू प्राप्त होगी आपको सर, बिकॉज करंट एक्सिस पर जाके आप नाप रहे हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना कुछ तो वोल्टेज की ही आपको वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आप वोल्टेज एक्सिस पर ही जाके क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। अब स्लोप निकालने की बारी आई तो हमने बोला कि देखो यार, हमने तुमको बताया था स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। थीटा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज आके होता है। और tan थीटा का फॉर्मूला सब बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल को बड़े ध्यान से देखो, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, आई, बेस कितना है, v, तो आई अपॉन वी। ये तो कुछ बात बन नहीं रही है, बात अभी बन जाएगी। यहाँ देखिए स्लोप इक्वल्स टू आई बाई वी कैन बी रिटन एज, आई को नीचे लेके आओ, 1 अपॉन वी अपॉन आई। बोलो क्या कहते हो, सही है कि नहीं सही है, 1 अपॉन वी बाई आई। ठीक सर, तो 1 अपॉन ये वी बाई आई हो गया। और बताओ वोल्टेज अपॉन करंट कितना होता है, रेजिस्टेंस 1 अपॉन आर। तुम देखो कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया कि सर अगर हमको आईवी ग्राफ देगा, वाई एक्सिस पर करंट होगा और एक्स एक्सिस पर वोल्टेज होगा, और हम अगर उसका स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप हमें क्या दे देगा, वो स्लोप हमें 1 अपॉन रेजिस्टेंस देगा। वो हमें क्या देगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस देगा। यानी कि वी ग्राफ का स्लोप क्या देता है अपने को, रेजिस्टेंस देता है, और आईवी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस देता है। कैलकुलेट कर पाएंगे आप? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपको सीधे थीटा दे दिया, अगर दो तरह से सवाल आ सकता है, या तो थीटा दे दे, तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर थीटा तुमको दे दिया एक बार के लिए 30 डिग्री दे दिया, मान लिया है ना। तो तुम बोलोगे कि सर इसका स्लोप निकाल लेते हैं, और स्लोप निकाल के स्लोप का रेशियो, अच्छा यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाइए, आर इक्वल टू बताएं कितना हो जाएगा, 1 अपॉन स्लोप। और बताओ स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो क्या लिख दोगे, 1 अपॉन tan थीटा। अगर थीटा सीधे दे दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं सर, थीटा अगर सीधे दे दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो तुरंत हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर tan थीटा निकालेंगे, tan 30, और tan 30 की वैल्यू यहाँ देखो, tan थीटा रख दिया, 1 अपॉन tan 30 भैया, 1 अपॉन tan 30, tan 30 1 अपॉन √3 होगा, √3 ऊपर चला जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, √3 ओम। ठीक है, दूसरा थीटा ना दे दे, अगर थीटा ना देगा तो क्या करेंगे, थीटा नहीं देगा तो भाई पूरे ग्राफ पर एक पॉइंट मान लेंगे, पॉइंट मान के एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और इस राइट एंगल ट्रायंगल का हम क्या निकालेंगे, स्लोप। स्लोप बोले तो tan थीटा। वो tan थीटा अब यहाँ पर क्या, उस कंडीशन में tan थीटा कैसे निकलेगा, क्योंकि थीटा नहीं पता है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू रख लेना भैया, यहाँ से बेस का वैल्यू रख लेना, तुम्हें सॉल्व करने पर फाइनली क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सीखने वाली बात है कि आईवी ग्राफ का स्लोप 1 अपॉन रेजिस्टेंस देता है, जबकि वीआई ग्राफ का स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है।
ठीक, हमने आपको सबसे पहले ओम्स लॉ बताया कि अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, सेम है, यानी कंडक्टर के अक्रॉस का टेम्परेचर अगर सेम है, तो किसी भी कंडक्टर में फ्लो करने वाला जो करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, V प्रोपोर्शनल टू I, है ना, कि जो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें बहने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम वहां से हटाए तो हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वहां पर यूज किए। ठीक है, लिमिटेशन बताया कि सर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं हो पाएगा। एक लिमिटेशन और बताया, जो नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं जैसे कि डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इनके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। फिर हमने आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना बताया कि वीआई ग्राफ का स्लोप क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा, आईवी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस देगा। आप चाहें तो सर स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में ना आया तो एक बार इसको पीछे करिए, फिर से देखिए, और अगर वीडियो आपको समझ में आ जाता है तो सर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा ताकि हम आपके लिए नए नए अच्छे सिंप्लीफाइड कंटेंट बना सकें। नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें सर।